हिटलर के प्रचार मंत्री थे जोसेफ गोएबल्स। वो एक बात कहते थे कि किसी झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो सच लगने लग जाता है। इस बात को साबित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। कुछ लोगों को खजूर दिए गए और उनको बोला गया कि ये सूखा हुआ आलू बुखारा है, जो कि गलत है। लेकिन यह बात उनको बार बार दोहराई गई, कई दिनों तक दोहराई गई। नतीजा यह हुआ कि वो इस बात को सच समझने लग गए। कुछ समय बाद उनको सूखा हुआ आलू बुखारा भी दिया गया, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं हुई। तो इस बात से ये साबित हो गया कि झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो वो सच लगने लग जाता है। इंसान की इसी मजबूरी का फ़ायदा बड़े बड़े राजनेता और व्यापारी लोग बखूबी उठाते हैं। पिछले कुछ समय में मॉडर्न मेडिकल साइंस के बारे में भी इन लोगों के द्वारा कई तरह की गलत भ्रांतियाँ, झूठ फैलाया गया, भ्रम फैलाया गया, जिसकी वजह से वैसे ही मरीज और चिकित्सकों के बीच अविश्वास चरम पर है, लेकिन इन लोगों की वजह से यह खाई और गहरा गई है। उपचार डायलॉग इसी क्रम में हमारा एक प्रयास है, जिसके माध्यम से हम मरीजों और चिकित्सकों के बीच आए इस अविश्वास को दूर करना चाहते हैं। आम जनता के बीच जो भी गलत भ्रांतियाँ, गलत फहमियाँ फैली हुई है मॉडर्न मेडिकल साइंस के प्रति, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अजय जैन और आप देख रहे हैं उपचार डायलॉग्स। उपचार डायलॉग के इस प्रथम एपिसोड मिथ बस्टर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मॉडर्न साइंस के एक्सपर्ट्स हैं, जो आम जनता के बीच फैली हुई भ्रांतियां एवं गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। मॉडर्न साइंस के बारे में जो भी गलतफहमियां हैं, सभी एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मेरे को होस्ट डॉक्टर राजशेखर यादव है, जो उपचार के स्टेट कन्वीनर है, सीनियर फिजिशियन है एवं बहुत अच्छे ब्लॉगर भी है। वेलकम डॉक्टर राजशेखर। थैंक यू डॉक्टर अजय। आज मैं सबसे पहले अपने सभी पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। हमारे साथ कोटा राजस्थान से हैं डॉक्टर अशोक शारदा, जो कि पीडियाट्रिशियन हैं और IMA राजस्थान के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं। दूसरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर तरुण पाटी, जयपुर राजस्थान से, ये भी सीनियर पीडियाट्रिशियन है और आप IAP यानी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन के राजस्थान चैप्टर के अध्यक्ष थे गत वर्ष। तीसरे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लोकेश जिंदल, भरतपुर से, जिंदल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑनर हैं और बहुत अच्छे यूरोलॉजिस्ट हैं। चौथे हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर आनंद गुप्ता, पेशे से रेडियोलॉजिस्ट हैं, अरावली हॉस्पिटल के संचालक हैं और बहुत उदयपुर संभाग के बहुत सक्रिय चिकित्सकों में से एक हैं। आप सभी का उपचार डायलॉग के इस पहले एडिशन में स्वागत है। तो आज जैसा कि अजय ने बताया कि हम मॉडर्न मेडिसिन के बारे में जो लोगों के मन में मिथ हैं, भ्रम हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। पिछले दिनों में हमने देखा कि सभी डॉक्टर्स ने किस तरह से तन मन धन से कोविड जो महामारी थी उससे लड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद कुछ जो बातें सोशल मीडिया में हुई, उसके कारण अचानक से डॉक्टर्स के प्रति समाज में एक थोड़ा सा नेगेटिविटी आई है और उस नेगेटिविटी को किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं, मरीज और चिकित्सक के बीच में जो अविश्वास बढ़ा हुआ है उसको कम करने का प्रयास हम इस मिथ बस्टर के जरिए करने का प्रयास करेंगे। तो हम आज का जो डिस्कशन शुरू करते हैं अजय। बिल्कुल डॉक्टर राजशेखर, बिल्कुल आज हम जो सभी एक्सपर्ट्स इस मंच पर इकट्ठे हुए हैं, इसका मेन मकसद यही है कि इस तरह की सब भ्रांतियों को हम दूर कर सके। इससे पहले डॉक्टर राजशेखर एक बड़ा ही एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा और आप जानना चाहूँगा कि अभी हालिया में जो हुआ है सब कुछ घटनाक्रम, तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। आपको क्या लगता है, बेसिकली आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी की जो ये जंग छिड़ी हुई है और ये प्रोजेक्ट किया गया है, क्या ये वाकई में ऐसा कुछ है? कभी किसी मॉडर्न साइंस के डॉक्टर ने, मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी मॉडर्न साइंस के डॉक्टर ने आयुर्वेद के खिलाफ कुछ भी कहा हो, लेकिन ये लगातार क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हम लोग सब मॉडर्न आयुर्वेद के दुश्मन हैं, इसको शूडो साइंस कहते हैं या इसको मानते नहीं?
बिल्कुल बिल्कुल, आयुर्वेद को तो हमारे मॉडर्न मेडिसिन में जननी कहा गया, मदर ऑफ मेडिसिन। हमारे जो आयुर्वेद के सुश्रुत थे उन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। तो आयुर्वेद और आयुर्वेद के जो जनक थे चरक सुश्रुत, इनको बहुत अधिक सम्मान मिला है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मॉडर्न मेडिसिन वाले कभी आयुर्वेद को अपना विरोधी समझें या कॉम्पिटिटर समझें। ऐसा ना कभी पहले हुआ है। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर हमेशा मरीजों की सेवा की है। तो ये बिल्कुल ये सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आई थिंक मेरे हिसाब से ये सब कुछ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और ख़ास तौर से जब ऐसा माहौल चल रहा है, इतना क्रिटिकल समय चल रहा है, तो सवाल ही नहीं कि हम लोग इस तरह की कोई जंग छेड़े। तो ये सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, जिससे डेफिनेटली मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स की भावनाएं काफ़ी आहत भी हुई है और लोगों के मन में गलतफहमियां हुई हैं। तो इसी क्रम में मैं सबसे पहला सवाल डॉक्टर अशोक से पूछना चाहूँगा कि जो एक भ्रांति है, मॉडर्न मेडिसिन ओनली ट्रीट सिम्टम्स डजंट क्योर ए डिजीज़, यानी कि जो मॉडर्न मेडिसिन है ये सिर्फ लक्षणों का इलाज करती है और ये क्योर नहीं करती किसी बीमारी को। तो यस डॉक्टर अशोक, आपके क्या विचार इस बारे में? धन्यवाद डॉक्टर अजय, डॉक्टर राजशेखर। एक बहुत ही अच्छा विषय आपने लिया है और मैं इस बारे में आपको यही कहना चाहूँगा कि जब भी मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है तो कुछ न कुछ अपनी तकलीफ, अपने कुछ लक्षण, सिम्टम्स लेकर जाता है। मरीज को बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं होता, उसको केवल अपने लक्षण के बारे में पता होता है। तो यस, उसको सिम्टोमेटिक आराम तो आना ही चाहिए, तभी डॉक्टर सफल माना जाता है। कोई पेट दर्द की शिकायत लेकर आ रहा है, कोई बुखार की शिकायत लेकर आ रहा है, कुछ खांसी की शिकायत लेकर आ रहा है, कोई बदन दर्द है, कहीं भी दर्द है, कुछ भी तकलीफ है, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ तो मरीज के लिए मस्ट है। मरीज को ये नहीं चाहिए कि मुझे बीमारी क्या है, क्या नहीं, जड़ से कटेगी, कैसे होगा, और उसको हमको सिम्टोमेटिक रिलीफ देना ही चाहिए, ये बिल्कुल तय है। अब हम अपनी एकेडमिक्स को अपन रखें एक तरह कि मरीज को चाहिए भी कई बीमारी मेरी जड़ से भी कटे। मेरा इसमें ऐसा कहना है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ तो हम देते ही देते हैं मॉडर्न मेडिसिन में, परंतु बीमारी को जड़ से काटने के भी कई काम हमारे यहाँ हुए हैं। उसको हम इस प्रकार से देखें, यदि हम इतिहास में जाएं तो हमारे सामने मोटा मोटा ये समझ में आता है कि हमने मॉडर्न मेडिसिन के जरिए सबसे पहले स्मॉल पॉक्स को साफ किया। स्मॉल पॉक्स इस देश से मिटी, वो मॉडर्न मेडिसिन से ही ठीक हुई। उसके बाद हमने पोलियो को इरेडिकेट किया है और पोलियो बिल्कुल साफ हो गया है। ये पूरा डाटाबेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर और हेल्थ का है, WHO का है, इसमें कहीं कोई दोहराय नहीं है। हमने प्लेग को साफ किया, वो भी हमने जड़ से साफ किया, और अभी हमने काफी हद तक कोलेरा को रिमूव कर दिया है, कोलेरा भी साफ हो गया। तो ये जो इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत है कि हम जड़ से बीमारी को साफ नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो मैंने आपको जो बीमारियां पूरी तरह से कंट्रोल हो गई उनके बारे में बताया है। पार्शियली जो कंट्रोल बीमारियां हैं जिनको हम जड़ से साफ करते हैं, टाइफाइड का बुखार है जिसे मोती जरा हम बोलते हैं, मलेरिया है, टीबी है, डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, न्यूमोनियाज है, यूरिन के इन्फेक्शन से, सब चीजों को हम जड़ से समाप्त करते हैं। ये लोगों में गलतफहमी है कि बीमारी बनी रहती है, तात्कालिक आराम आ जाता है। दूसरा विषय मैं कहना चाहूंगा कि इन सब के साथ में हमने कई नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, उनको भी हमने जड़ से समाप्त किया है। जैसे कई प्रकार की मैलिग्नेंसी, लोग कहते हैं ना कैंसर का इलाज नहीं है, मैं दावे से कहता हूँ कि आज कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनको हमने जड़ से साफ कर दिया है और कई कैंसर की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से हमने किसी हद तक हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को कंट्रोल किया है, डायबिटीज को कंट्रोल किया, हेपेटाइटिस को हम कर रहे हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस को हम कंट्रोल कर रहे हैं, एलर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं, और ट्रॉमा में तो 100% हम लोग जड़ से बीमारी को साफ करते हैं। जब आदमी की हड्डी टूट के आती है तो हम जोड़ के भेजते हैं उसको, इसमें कहाँ दोहराया है। और इसी तरह से जो सर्जरीज है, हमारी डेफिनेटिव सर्जरीज है, हम उसको जड़ से साफ करते हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन पे इल्जाम बिल्कुल गलत है, मैं इससे बिल्कुल मना करता हूँ इस चीज को। और इसके साथ एक और विषय बहुत ब्यूटीफुल है मॉडर्न मेडिसिन में, वो है प्रिवेंटेबल, प्रिवेंशन बाय वैक्सीनेशन। ये इतनी वंडरफुल चीज आई है कि वैक्सीनेशन के जरिए हमने कितनी बीमारियों को होने से रोक लिया है। तो डॉक्टर अजय, मेरा इस बारे में स्पष्ट मत है कि केवल सिम्प्टोमेटिक रिलीफ नहीं, हम बीमारी को जड़ से साफ करने का हुनर रखते हैं और कर रहे हैं, और मॉडर्न मेडिसिन इसमें बिल्कुल सही है, कहीं कोई दोहराए नहीं। बिल्कुल डॉक्टर अशोक, बिल्कुल सही कहना आपका स्पष्ट रूप से। इसके साथ ही मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि मॉडर्न मेडिसिन कभी भी किसी बीमारी का
गारंटेड इलाज नहीं करती है। मतलब ये है कि जिस बीमारी को पता है कि ये क्योर हो सकती है, उसके बारे में हम लोग क्लेम करते हैं कि ये बीमारी हम ठीक कर सकते हैं। अगर ये ठीक नहीं कर सकते तो हम लोग स्पष्ट रूप से हमारे मरीजों को बोल देते हैं कि इसकी इतनी संभावना है ठीक होने की, या ये प्रॉब्लम करेगी या तो कुछ लंबे समय तक रहेगी। लेकिन बाकी जो 35 है या कुछ जो झोला छाप लोग हैं, वो ये बहुत क्लेम करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, कि गारंटेड इलाज होता है 100% बीमारियों का, हर बीमारी का 100% इलाज होता है। तो ये क्यों डॉक्टर राजशेखर, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक क्वालिफाइड चिकित्सक कभी भी किसी भी बीमार व्यक्ति को गारंटी दे ही नहीं सकता। आप वायरल बीमारी छोटी सी कोविड कहने को तो 85% लोग स्वस्थ हो जाते हैं, तो अपन कोई किसी पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट ना भी दें तो भी 85% संभावना रहती है कि वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति गारंटी लेता है किसी बीमारी की, तो मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले उसकी डिग्री चेक की जानी चाहिए। डेफिनेटली क्वालिफाइड व्यक्ति कभी भी इस तरह की, एक स्वस्थ आदमी की भी शाम तक या सुबह तक की गारंटी नहीं होती कि वो सुबह तक सही रहेगा कि नहीं। हार्ट अटैक, MI या कोई भी ऐसी एक्यूट प्रॉब्लम कभी भी किसी समय हो सकती है। तो ये गारंटी शब्द एलोपैथी में या मॉडर्न मेडिसिन में के शब्दकोश में कहीं भी नहीं दिखाई देगा। इनफैक्ट मुझे लगता है किसी भी मेडिकल साइंस में भी नहीं है, सिवाय उन लोगों के जो अपने आप को सो कॉल्ड क्लेम करते हैं, इनके बिल्कुल कि बस ये ठेकेदार है इन 35 के। अदरवाइज़ जो जेन्युइन डॉक्टर्स है दूसरी 35 के भी, वो भी इस तरह की चीज़ें क्लेम नहीं करते हैं। डॉक्टर तरुण पाटिल, आपका क्या, डॉक्टर तरुण कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? एक ही रहेगा कि मॉडर्न मेडिसिन का जो बेसिस है वो है क्योर द डिजीज। हम हमेशा कॉज यानी कि कारण को पता लगाते हैं और उसका इलाज करते हैं, कि केवल बीमारी के सिम्टम्स का। मुझे याद है कि हमारी पूरी पढ़ाई का बेसिस ही यही है कि पहले कारण पता लगाओ, एक्सेप्ट कि कोई एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जिसमें कि मौत का डर हो, उस सिम्टम का हम पहले इलाज करते हैं। बाकी सब में तो पहले कारण खोजते हैं और उस कारण के अनुसार ही निवारण किया जाता है, और ये क्लियर है मॉडर्न साइंस के मैनेजमेंट का हिस्सा। बिल्कुल सर। अजय, एक और भ्रम आजकल बहुत दुष्प्रचार के तौर पे फैलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है। बीच बीच में कई बार टीवी चैनल्स पर अस्पतालों के बिल हैं वो फ्लैश किए जाते हैं कि 15 दिन मरीज अस्पताल में रहा, 15 लाख का बिल बन गया। तो इस तरह के भ्रम फैलाकर लोगों को के दिमाग में एक नकारात्मकता पैदा की जा रही है। तो डॉक्टर जिंदल से मैं पूछना चाहूँगा कि ये सच है? एलोपैथी क्या वाकई इतनी महंगी है कि एक आम भारतीय मरीज की पहुंच से बाहर होती जा रही है? क्या ऐसा वाकई है डॉक्टर जिंदल? पहली बात तो एलोपैथी के बजाय मैं मॉडर्न मेडिसिन वर्ड यूज़ करना प्रेफर करूँगा। जब हम कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमें हमेशा वी शुड कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स। हम दो चीज़ों के बीच में कंपेयर तभी कर सकते हैं, दो ट्रीटमेंट्स के बीच में कंपेयर तभी कर सकते हैं जब हम उसकी कॉस्ट के बारे में तब बात करें जब दोनों की एफिकेसी सेम हो। तो एक कहावत है, द ओनली थिंग मोर एक्सपेंसिव दैन एजुकेशन इज द लैक ऑफ एजुकेशन। सिमिलरली द लैक ऑफ मॉडर्न मेडिसिन इज ऑलवेज मोर कॉस्टली दैन मॉडर्न मेडिसिन इटसेल्फ। मॉडर्न मेडिसिन की कॉस्ट के बारे में बात वही व्यक्ति कर सकता है जिसको ज़रूरत के समय मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला। ये भी हमने पिछले दिनों में बहुत बार देखा है। महंगी की असल में परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति के लिए 1000 रुपये का ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा हो सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए लाख रुपए का ट्रीटमेंट भी बहुत सस्ता हो सकता है। इसलिए जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो जो कॉन्सेप्ट आना चाहिए वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी के लिए मॉडर्न मेडिसिन में, जैसे अभी डॉक्टर शारदा सर ने भी बताया, पिछले दिनों हमने देखा सेकेंड वेव का हमने पिछले महीने बहुत ट्रीटमेंट किया। उससे कुछ महीने पहले सरकार ने वैक्सीन प्रोवाइड की थी। 500 रुपये की 2 वैक्सीन लग रही थी और जिसने सही समय पर सही वैक्सीन लगवा ली, दोनों डोज लगवा ली, वो थोड़े दिन बाद ये जो सेकंड वेव आई उसमें लाखों रुपए के ट्रीटमेंट से बच गया। लाख रुपए का खर्चा उसका ट्रीटमेंट में बच गया। ये अपने आप में वो 500 रुपये किसी के लिए बहुत महंगे भी हो सकते हैं
गनीमत है सरकार ने अधिकांश लोगों को मुफ्त में दी, लेकिन just look at the value for money that 500 rupees provided to the people who did not have to spend lakhs of rupees in the hospital. दूसरी तरफ अगर हम देखें, डॉक्टर लोकेश, ये भी इसमें ही है कि जो भी ये जैसे डॉक्टर राजशेखर ने बताया आपको कि ये जो सोशल मीडिया पे पोस्ट घूमती रहती है, लाखों का बिल आ रहा है, तो ये बहुत गिने चुने लोगों का हिस्सा होता है इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये। पर इसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि हर पेशेंट के इतने रुपए खर्च हो रहे हैं, हर पेशेंट के लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, ऐसा भी नेचुरली शायद एक्सेप्शंस को ही प्रोजेक्ट किया जाता है, एक्सेप्शंस को ही प्रचारित किया जाता है। अगर हम देखें कि वो महंगा ट्रीटमेंट भी जब किसी की जान बचा रहा होता है, तो हमने देखा इस सेकेंड वेव में बहुत से लोगों को जिसको बेड नहीं मिला। अब उसका दर्द पूछिए कि जो व्यक्ति बिना इलाज के मर गया वो उससे ज़्यादा दुखी है बनिस्बत जिसका कम से कम हॉस्पिटल में महंगा हुआ चाहे सस्ता हुआ इलाज तो हुआ, और इलाज होने के बाद चाहे वो बच गया तो बहुत बड़ी बात, नहीं तो हॉस्पिटल में इलाज होने के बाद मरकर भी आदमी कम दुखी है बनिस्बत बिना इलाज के मरते। एक इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट में ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा कि मॉडर्न मेडिसिन पूरी दुनिया में जो उसकी कॉस्ट है उसको मुकाबले हमारे कंट्री में बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, बहुत सस्ती है। चाह रहा था और हमारे कंट्री में भी इतना वाइड स्पेक्ट्रम है, जैसे जो बिल्स प्रोजेक्ट होते हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के होते हैं, पर बड़े शहरों के बड़े हॉस्पिटल्स के बिल और छोटे शहर के छोटे हॉस्पिटल्स के बिलों में इतना फ़र्क है कि उसी इलाज के लिए जो छोटे शहर के छोटे और मझले हॉस्पिटल्स हैं उनमें इतना सस्ता ट्रीटमेंट है कि वो वाकई अचंभे के काबिल है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी मैं लास्ट पॉइंट कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ट्रीटमेंट इतना एक्सपेंसिव हो गया, पहले इतना नहीं हुआ करता था, उसका बहुत बड़ा कारण है कि एक लिटिगेशन और इंश्योरेंस, ये दो फैक्टर्स ने मेडिकल कॉस्ट को वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और अब हम पिछले 10-20 सालों में देख रहे हैं कि अपने देश में भी ये लिटिगेशन और इंश्योरेंस हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अगर हमारी सरकारें इसको कंट्रोल कर पाएँ तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट अभी भी हमारे यहाँ कम काफ़ी रखा जा सकता है। थैंक यू। बिल्कुल डॉक्टर आनंद कुछ कहना चाहते हैं इस पर। डॉक्टर आनंद। थैंक यू डॉक्टर राज। मैं इस पर जरूर ये ऐड करना चाहूँगा कि किसी भी हॉस्पिटल का या डॉक्टर का जो बिल्स अगर आप देखते हैं तो उसमें वी हैव टू कंसिडर द कॉस्ट इनकर्ड। किसी हॉस्पिटल को या डॉक्टर को जो इक्विपमेंट्स खरीदने हैं वो उसकी कॉस्ट उसके हाथ में नहीं है, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो, मॉनिटर्स हो, और ऑक्सीजन के सप्लाईज हो, ऑक्सीजन के प्लांट्स हो, या मेडिसिन हैं, स्टेंट्स हैं, ये सब चीज़ें जो लाते हैं ये हमें भी ओपन मार्केट से लेनी पड़ती है। कोई भी हॉस्पिटल जहाँ वो इनकर करेगा कॉस्ट को, आज अगर किसी हॉस्पिटल में अगर फायर फाइटिंग सिस्टम लगेगा, अगर ऑल सारे नॉर्म्स अगर वो पूरा करेगा तो वो कॉस्ट जो है वो इनकर होती है। और उसी कारण से ये जो जितना भी जो आप बिल्स देखते हैं वो उन सब चीज़ों का समावेश होता है। यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स की फीस नहीं होती है, नर्सिंग स्टाफ की फीस नहीं होती है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है, जो सब कमर्शियल रेट्स पे गवर्नमेंट हमारे को देती है। कोई भी चीज़ हमारे को यहाँ पर फ्री नहीं मिलती है। सो वी हैव टू कंसिडर दैट कॉस्ट ऑल्सो। हमने पिछले दिनों कुछ जो बिल सोशल मीडिया में काफ़ी जिनको प्रोजेक्ट किया गया था उनका जब ब्रेकअप देखा तो आश्चर्य की बात थी कि जो डॉक्टर के चार्जेस थे वो हार्डली 1 और 2% थे उस बिल के। 9 लाख का बिल है और डॉक्टर का जो चार्ज है वो 9,000 10,000 भी नहीं है। 10% से ज़्यादा किसी भी बिल में आपको डॉक्टर की फीस उसमें नहीं मिलेगी। बाकी सारे जो खर्चे होते हैं वो हॉस्पिटल की रनिंग कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट होती है। तो उसको आम जनता को समझना चाहिए कि यदि किसी अस्पताल से आपको बड़ा बिल मिला है तो उसकी तह में जाके देखें कि वो बिल एक्चुअली किस चीज़ पे खर्चा हुआ है आपका। जी बिल्कुल डॉक्टर राजशेखर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इसमें। या सर, एक मैं थोड़ा सा डॉक्टर अजय इसमें ऐड करना चाहूँगा। हाँ डॉक्टर शेखर, जैसा डॉक्टर जिंदल ने बोला है कि वी मस्ट कंपेयर एप्पल टू एप्पल। तो जब भी हम हॉस्पिटल के कॉस्ट की, ट्रीटमेंट के कॉस्ट की बात करते हैं तो हमारा उसको कंपेयर करने का बेसिक स्केल क्या है। सबसे पहली चीज ये देखना चाहिए, हम यदि देखें कि उसकी जो कंपेरेबल फैसिलिटीज हैं उसको हम किससे कंपेयर करेंगे जब हम हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के बिल की बात करेंगे। आज दवाई की कॉस्ट हमारे हाथ में नहीं है, इक्विपमेंट्स की कॉस्ट हमारे हाथ में नहीं है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, वीएसटी सब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। उसके बाद में मेडिकल इक्विपमेंट्स की एएमसी, सीएमसी कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो कॉस्ट तो वहां से बनती है, प्लस डिस्पोजेबल, कंज्यूमेबल। हमारे आदमी की जो मानसिकता है इंडियन पब्लिक की,
वो दे वांट सम अमेरिकन ट्रीटमेंट, डॉलर्स ट्रीटमेंट इन अ रूपी पेमेंट। समस्या वो है, ये मानसिकता की समस्या है। आज वही आदमी, आज मेरा बेटा यूएस में है और वो वहाँ एक कंसल्ट करता है, तो ही पेज अ कंसल्टेशन फी ऑफ $600 वेरी इजीली। कैन बी एक्सपेक्ट $600 हियर इन इंडिया? तो हम ट्रीटमेंट तो अमेरिका का चाहते हैं और पैसा यहाँ इंडियन रुपए में देना चाहते हैं। समस्या ये है। तो ये हमारी मानसिकता है, क्योंकि यहाँ आदमी डायरेक्ट अपनी जेब से पॉकेट से पे कर रहा है, इसलिए कॉस्ट बहुत माइंड करती है। और जब इसमें इंश्योरेंस सेक्टर एंटर हो जाता है तो कॉस्ट को माइंड नहीं करता है। आज इंश्योरेंस के पेशेंट को मुझे छुट्टी करने के लिए जोर लगाना पड़ता है कि भाई 4 दिन में छुट्टी करूं तो जाएगा नहीं, 6 दिन में जाएगा, 3 दिन के बजाय 5 दिन भर्ती रहेगा। जब जेब से पैसा लगता है तो 1 दिन में छुट्टी ले लेता है। तो ये उसमें भी उसको बिल्कुल हर तरह की सुविधाएं, फैसिलिटीज चाहिए, कंप्लेंट करता है 5 एग्जैक्टली। एक जो मुख्य कारण है एलोपैथी की कॉस्ट का, वो है रिसर्च में इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। बिल्कुल। और उस रिसर्च के कारण ही प्रोग्रेस हो रही है, और उसी कारण से मॉडर्न मेडिसिन हैज बिकम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, और उस कारण सबको इलाज मिल रहा है। रिसर्च को सेफ बनाने के लिए जब भी जो फार्मा कंपनी हो या जो भी हॉस्पिटल रिसर्च कर रहा है, तो उसको पेशेंट में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है जो रिसर्च में काम आते हैं मरीज, उनको इतना ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है कि कॉस्ट तो ज्यादा पड़ेगी ही। और सेकंड जो कारण है वो ये है कि इंस्ट्रूमेंट्स को ह्यूमनली सेफ बनाने के लिए, और उनको, जैसे एक वेंटिलेटर है लगातार 25 दिन चलता रहता है बिना खराब हुए। आप इमेजिन करिए, एक भी मशीन नहीं है दुनिया में जो 25 से 30 दिन लगातार चले बिना खराब हुए, पर वेंटिलेटर्स और सारी मेडिकल मशीन्स चलती हैं, और इन सब को सेफ बनाने के लिए बहुत बहुत खर्चा आता है। ये सबको रियलाइज होना चाहिए। मेडिकल इक्विपमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि चलते चलते बीच में बंद हो जाए। तो आप ये सोचिए, और ह्यूमनली सेफ बनाने के लिए, तो इस कारण हमेशा मॉडर्न साइंस में, एविडेंस बेस्ड साइंस में कॉस्टली मैनेजमेंट होगा, और ये लैकिंग है और पैथीज में। इसी कारण उनका एडवांसमेंट नहीं हुआ। ये पता होना चाहिए लोगों को। जिस दिन आयुर्वेद में भी रिसर्च होने लगेगी, अपने आप आयुर्वेद कॉस्टली नहीं हो डॉक्टर जाएगी। पाटनी, यहाँ पे मैं आपको आपकी बात से थोड़ा सा मैं रखना चाहूँगा कि ऐसा केवल एक मिथ है डेफिनेटली आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद भी किसी भी हालत में सस्ता नहीं है। आयुर्वेद ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली है। इनफैक्ट जो आयुर्वेद स्पा जैसी चीज़ है वो तो एकदम लग्जरी चीज़ है, हर कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। 5 स्टार होटल्स में मिलती है। और इस तरह के नेचुरोपैथी तरह के जो भी कुछ बने हुए हैं ये हॉस्पिटल्स और नेचुरोपैथी के सेंटर्स 5,000 10,000 पर डे तक चार्ज करते हैं वो लोग। तो उनकी किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कि आयुर्वेद भी सस्ता है कहीं से। क्या कहते हैं डॉक्टर राजशेखर? बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। ये बेसिकली आज अपन जो जिन सेंटर्स की बात करें, जिनके हमारे रामदेव जी पीछे पड़े हुए हैं, उनके खुद के सेंटर पे जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, जहां उनका योगराम है पतंजलि, है ना, वहां पर जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है 3 कैटर का कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। एक होता है 1,500 रुपए रोज का, एक होता है 3,500 रुपए रोज का, 1,000 होता है 5,500 रुपए रोज का, और एक उनका जो अलग निरामयम करके बिल्डिंग बनी है, उस बिल्डिंग में 20,000 रुपए पर डे का मिनिमम, 55,000 रुपए पर डे, यस 55,000, जहाँ पर हमारे बड़े बड़े वीआईपी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पत्रकार जाके ठहरते हैं। कितना बताया? हाउ मच? 55,000? यस 55,000 पर डे। यू कैन सर्च ऑन द नेट। उसमें उनका अलग से रूम है, अलग से उनका मसाज रूम है, अलग से उनके मसाजर्स आते हैं, दवाइयाँ वही होती हैं, और उसके बाद दे रिलैक्स एंड दे कम ओवर देयर। दिस इज 55,000 पर डे। इसके अलावा भी जो उनकी बाबा की, अभी हाल ही में एक वीडियो देखा था जिसके अंदर बाबा की जो भी ये कोरोनिल दवाइयाँ और बाकी जो भी दवाइयाँ हैं, उनके अंदर भी 1,000 मतलब 1,500% तक का मार्जिन है। आई थिंक ऐसे भी ज़्यादा है शायद। बिल्कुल, उनका रॉ मटेरियल एक्चुअली इतना सस्ता होता है। हमारे यहाँ जो मॉडर्न मेडिसिन में जो मेडिसिन हैं, उनका रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, बाहर से आता है, और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जबकि आयुर्वेदा में जो दवाएं अधिकतर यूज होती हैं, जड़ी बूटियाँ, वो हमारे स्थानीय गांव देहातों में भी मिल जाती हैं, और उनको प्रोसेसिंग में भी उनका कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। इसलिए जो आयुर्वेदा मेडिसिन है उसमें हमने देखा है कि जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो हज़ारों गुना है, जबकि एलोपैथी जो मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयाँ हैं उनमें ये मार्जिन 20 से 30% मात्र होता है। सेफ भी है,
मॉडर्न मेडिसिन। यस सर। डॉक्टर तरुण कुछ कह रहे थे? मतलब बिल्कुल सेफ है अपनी, और अपन लोग आपको ये पता ही होगा कि अपने मिस्टर केजरीवाल ने पहले नेचुरोपैथी में इलाज कराया था अपनी खांसी का, उसमें उनके लाखों रुपए खर्च हुए, पर उसके बावजूद भी इलाज नहीं हुआ था। फिर उनको टंग की सर्जरी करानी पड़ी थी बेंगलोर में जाके, और जो बनिस्पत बहुत सस्ती पड़ी थी। अगर उसका डेटा अगर अपन निकालें तो नेचुरोपैथी का इलाज तो इतना महंगा है कि नॉर्मल आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता सर। ये बिल्कुल सर लग्जरी चीज है इनफैक्ट सर, बिल्कुल। और मैं एक और महंगा सेंटर आपको कोट करता हूँ, जिंदल्स का है, नासिक के पास में, बम्बई के पास में, बेंगलोर के पास में 3-4 सेंटर हैं। वो सारे सेंटर्स का पर डे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज मोर देन 30,000 to 1 lakh रुपीस पर डे। ओह माय गॉड। और 5 स्टार फैसिलिटीज हैं। सारा ऐसा कुछ बहुत सस्ता नहीं होता है। सबसे बड़ी बात क्या है आयुर्वेद में, यू डोंट नीड मच ऑफ द लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स, यू कैन प्रोड्यूस एनी डैम थिंग इन द वर्ल्ड। कुछ भी आप दवाई बना सकते हैं, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी आप सेल कर सकते हैं। और मैं एक चीज और बताऊं, उसमें भी स्वर्ण भस्म आती है, रजत भस्म आती है, बंग भस्म आती है, कई सारी महंगी दवाइयां हैं जो हम उसकी कॉस्ट हम सोच भी नहीं सकते। और इतनी महंगी, हमारे यहाँ भी एक गोली 10 रुपए की 10 गोली भी आ जाती है, जबकि उनकी शायद लागत कॉस्ट इतनी नहीं होती, उनकी लागत कॉस्ट इतनी नहीं होती शायद, नहीं इतनी नहीं होती। और जबकि बाबा लगातार हर चैनल पे डेली के डेली ये कमेंट कर रहे हैं कि 100 रुपये की दवाई 500 में बेच रहे हैं, 1000 में बेच रहे हैं, 10,000 में बेच रहे हैं, लाख रुपए में बेच रहे हैं। तो ऐसा ये मतलब बहुत ही बचकाना बात है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा जो रेमडेसिविर वाला जो इशू था, वो उसको सबको पता है, सारी दुनिया को ब्लैक मार्केटिंग हुई थी, इसमें डॉक्टर्स का कहीं 1% भी रोल नहीं है। और रेमडेसिविर इटसेल्फ, उसकी आपको जो सबसे कम कॉस्ट आई थी 800 रुपये पर वायल आया, उसके बाद 1300 रुपये पर वायल आया, 2300 रुपये पर वायल आया, और मैक्सिमम 4000 रुपये पर वायल आया। पर अगर 6 वायल लगने के बाद भी अगर किसी आदमी की जिंदगी बच रही है तो वो 24,000 रुपये ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। अगला सवाल मैं डॉक्टर आनंद से पूछना चाहूँगा। एक मिथ और है कि इन्वेस्टिगेशंस आर डन अननेसेसरली इन मॉडर्न मेडिसिन। मतलब मॉडर्न मेडिसिन के अंदर ज़बरदस्ती की जांचें की जाती है, पेशेंट आता है, ये काफ़ी कंप्लेंट्स होती है पब्लिक की कि बस डॉक्टर्स तो जाते ही वहाँ पे दवाइयाँ जांचें लिख देगा हज़ारों रुपए की, और बस लूटने का काम करते हैं। तो इसके बारे में बताइए डॉक्टर आनंद। जी भाई, मुझे तो लगता है कि ये सवाल ही बड़ा अननेसेसरी सा है कि अगर जांचें ही अननेसेसरी हो जाए, अगर कोई हमारे पास आता है और अगर वो सस्पेक्टेड फ्रैक्चर का केस है और हम उसका एक्सरे ना कराएं, या पेट दर्द का केस है और हम उसका अल्ट्रासाउंड ना कराएं, हम कैसे जाने कि अपेंडिसाइटिस का दर्द है कि कोलाइटिस का दर्द है या पेनक्रेटाइटिस का दर्द है। अगर उसके साथ में अगर हम ये कहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन जो है एविडेंस बेस्ड है, तो वी हैव टू क्रिएट एन एविडेंस फॉर द डायग्नोसिस। तो वहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ सीटी स्कैन भी होता है, एमआरआई भी होता है। अगर स्ट्रोक का पेशेंट अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं, हेमरेजिक ब्लीड है या इन्फाक्ट है, अगर उसको डिमार्केट करना है और उसी के अनुसार हमें ट्रीटमेंट देना है। अगर आज मुझे अगर एंजियोग्राफी करके पता लगाना है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, तो वो तो नेसेसरी डायग्नोस्टिक टूल्स है जिसके कारण काम कर रहा है। एंड पूरा जन समाज जितना भी है उनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मॉडर्न मेडिसिन ने ऐसे ऐसे डायग्नोस्टिक टूल इजाद कर लिए हैं, चाहे वो ब्लड टेस्ट के ऊपर हो, इम्यूनोलॉजी हो, हेमाटोलॉजी हो, सीरोलॉजी है, जितने टेस्ट हैं। आप बाकी जितने भी लोग कह रहे हैं कि हम शुगर का इलाज करते हैं, तो शुगर का जो टेस्ट होता है वो तो मॉडर्न मेडिसिन से ही होता है। आप कल कह रहे हैं कि हम आपको फ्रैक्चर का अगर उसमें हड्डियों को मजबूत कर रहे हैं, तो हड्डियों को जो कमजोर होने का सर्टिफिकेट जो दे रहा है वो तो हमारा डायग्नोस्टिक टूल दे रहा है आपको। बिल्कुल। तो जितनी भी डायग्नोस्टिक्स ये हमारे पास में है, ये तो ब्लेसिंग है पूरे अपने सारे इंसानियत के लिए कि किस तरह से हमारे पास में इतने मॉडर्न साधन हैं जहाँ हम सारे डायग्नोस्टिक टूल्स को यूज करते हुए निदान तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए हमारे को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का है। बिल्कुल, मॉडर्न साइंस इनफैक्ट डायग्नोसिस के बेस पे ही इवॉल्व हुई है अभी तक। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूँगा कि जो इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है उसको हम एविडेंस के रूप में ना केवल अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करते हैं, बल्कि जो आजकल अभी डॉक्टर जिंदल ने कहा कि लिटिगेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ी है। पिछले दिनों राजस्थान में एक डॉक्टर पर इस वजह से 25 लाख का जुर्माना अदालत ने लगाया था कि उन्होंने
एक गर्भवती महिला को 3D अल्ट्रासाउंड की सलाह नहीं दी और उस बच्चे को आगे चलकर कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन निकला। तो अदालतें जब इस तरह के निर्णय देती हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर्स को एक अपनी स्किन सेव करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जिसमें उसमें हर उस बीमारी को रूल आउट करना पड़ेगा जिसकी थोड़ी सी भी संभावना है। तो हम चांस नहीं ले सकते ना। आज की तारीख में मरीज अपनी जान के साथ चांस लेने को तैयार है, ना अदालतें कोई भी मौका छोड़ती हैं। तो ये जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें बहुत कहीं जो लिटिगेशन की वजह से जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ रहा है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। अजय। बिल्कुल, डेफिनेटली। और इसके यस डॉक्टर अशोक। अजय जी, इसमें अभी पेशेंट भी हमारा बहुत डिमांडिंग हो गया है। हम जब भी कंसल्टेशन में बैठेंगे, आप मानिए अगर 10 पेशेंट का हम एवरेज मान के चलते हैं, उस 10 पेशेंट में से 3 या 4 मरीज जैसे आते हैं, डॉक्टर साहब हमारी पूरी जांचें करवा दो, कोई बीमारी छूटना नहीं चाहिए और कोई खास बात तो नहीं है डॉक्टर साहब, और कोई खतरा नहीं है। दे वांट सम सर्टिफिकेट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आफ्टर गिविंग मी कंसल्टेशन फीस ऑफ 300 रुपीज, यानी 300 रुपया फीस देके उसको मुझसे एक सर्टिफिकेट चाहिए क्लिनिकली कि भाई कुछ भी खराबी तो नहीं बची ना, तो तेरे को कुछ नहीं होने वाला, विच इज नॉट पॉसिबल। और जब उसको लगता है कि मेरी जांचें इंश्योरेंस से हो जाएगी तो वो तो और एक्स्ट्रा करवाता है। तो इस तरह से ये ब्लेम करना कि अननेसेसरी जांचें हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। और लोग खुद चाहकर आजकल जांच करा रहे हैं और कई जगह पर तो ऐसा ट्रेंड चल गया है कि होल बॉडी चेकअप, पूरा चेकअप करा दीजिए। अब पूरा चेकअप में उसकी 1000 जांच हो जाती है, निकलता कुछ भी नहीं है और मरीज उस कागज को लेके 10-15 पत्ते की रिपोर्ट को लेके घूमता रहता है, मेरा होल बॉडी चेकअप हो गया, मालूम पड़ा अगले दिन ही उसको हार्ट अटैक आ गया और निकल गया। तो ये लोगों ने बहुत ज्यादा इसका दुरुपयोग भी चालू कर दिया जिसके पास पैसा है, और वही आदमी बाजार में बोलता है कि डॉक्टर मुफ्त की जांच कराते हैं, फालतू जांच कराते हैं। गरीब आदमी जिसकी जेब में पैसा नहीं है वो आदमी हमेशा सोच समझ के जांच कराता है और कभी बदनामी नहीं करता है। हाँ, मेरा ये कहना था कि इन्वेस्टिगेशंस को अगर अपन देखें तो वो मॉडर्न एविडेंस बेस्ड साइंस की नॉलेज का एक्सटेंशन है, उसका पार्ट है। जितने इन्वेस्टिगेशंस आए हैं उसने ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही बढ़ाई है, और उसका जीता जागता रूप है कोविड का इन्वेस्टिगेशन। अगर कोविड का इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, RT-PCR नहीं होता, तो अपन सबको ये बीमारी इतनी जल्दी पता ही नहीं पड़ती कि ये बीमारी भी हो गई। लोग बाग इसको छुआछूत की बीमारी मान के और एक ऊपर की बीमारी मान के लोग मरते जाते और पता भी नहीं पड़ता। तो ये तो इन्वेस्टिगेशंस के कारण ही है कि सब कुछ पता पड़ रहा है, और उसको तो प्रमोट करना चाहिए। ये जरूर है कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के चेक्स अच्छे होने चाहिए, और कॉस्ट तो इनडायरेक्टली डिक्रीज करता है मैनेजमेंट की कॉस्ट इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल आप डेफिनेटिव डायग्नोसिस पे भी पहुंच जाते हैं तो आप स्पेसिफिक मेडिसिन यूज करोगे, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा, स्पेसिफिक सर्जरी होगी। हाँ, आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम या आपको जो सभी तरह का ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे हम लोग इस डिबेट में आगे बढ़ते हैं। तो हम पिछले दिनों हमने कोविड वैक्सीन के बारे में भी इस देश में बहुत से भ्रम फैलाए गए और बहुत बड़े बड़े लोगों के द्वारा फैलाए गए, जबकि डॉक्टर्स के तौर पे हम बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि वैक्सीन इस लड़ाई में हमारे पास सबसे ताकतवर हथियार यदि कोई है तो वो वैक्सीन है। और हम में से जो यहाँ पे अभी बैठे हैं अधिकतर वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन कैंपेन या वैक्सीन ड्राइव जिस दिन शुरू हुई थी उसमें पहले दिन मैंने आप सभी के नाम देखे थे अखबारों में, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर जिंदल, इन सब ने, और मैंने खुद ने 16 जनवरी को जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन ड्राइव शुरू की थी तो पहले दिन हमने वैक्सीन का शॉट लिया था और हम सब बहुत ईगरली वेट कर रहे थे। वैक्सीन जैसे हथियार को जिस तरीके से इस देश में पेश किया जा रहा है, अभी बाबा ने कहा कि 1000 डॉक्टर तो वैक्सीन लेने के बाद मर गए। तो मैं डॉक्टर पाटनी, आप पीडियाट्रिशियन हैं, आपसे अच्छा वैक्सीन के बारे में कौन बता सकता है? प्लीज आप बताइए, वैक्सीन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आपने एक बिल्कुल सही कहा डॉक्टर राजशेखर कि अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो वायरसेस के अगेंस्ट अगर एलोपैथी में रामबाण कोई दवा है तो वो है टीकाकरण, बचाव। और उसी कारण जो बड़ी जानलेवा बीमारियां थी उनको इस धरती से हटाया जा सका है। उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्मॉल पॉक्स, यानी कि
छोटी माता, जिसके कारण कि बहुत सारे बच्चे और बड़े मरते थे या उनके ऊपर जिंदगी भर के लिए कॉम्प्लिकेशंस होते थे, मुंह पे निशान होते थे। और मुझे लगता है कि पूरी जनता को याद होगा कि कितने सारे एक्टर्स जिनके के ऊपर मुंह के ऊपर निशान थे वो अब किसी के ऊपर नहीं है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स इस दुनिया से खत्म हो गई। वैसे ही इस कोरोना के अगेंस्ट अगर कोई चीज रामबाण आएगी तो वो होगा टीकाकरण। टीका ये भले ही हो सकता है, जैसे अभी जो टीके हैं, जो हिंदुस्तान में टीके हैं उनकी एफिकेसी अलग है और वर्ल्ड में और जो अवेलेबल टीके हैं उनकी है, पर सच्चाई ये है कि अभी जो हिंदुस्तान में दोनों टीके मौजूद हैं उनकी एफिकेसी यानी कि वो अगर हम सब लगाएंगे तो तकरीबन 75 से 80% सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इस बीमारी से बचेंगे। सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है कि मौत नहीं आएगी, अस्पताल में लंबे समय नहीं रुकना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट कम होगा। और ये जो भ्रम फैलाया गया है कि 1000 डॉक्टर टीकाकरण के बावजूद मरे हैं, ये सरासर झूठ है, झूठ है, झूठ है। क्योंकि असलियत ये है कि पहली बार तो जब ये वक्तव्य आया था उस टाइम तक 1000 डॉक्टर सेकेंड वेव में टीके मतलब मरे ही नहीं थे। उस टाइम तक जो डॉक्टर की कुल संख्या उस टाइम तक जो ऊपर गए थे, जो हमसे दूर गए थे, वो केवल 350 से 370 ही थे। और उसमें बाकायदा इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था है, उनने डेटा गैदर किया था कि तकरीबन केवल 3% डॉक्टर जिनकी की मौत हुई थी उनने दोनों टीके लिए थे। बाकी 97% से 95% डॉक्टर्स ने तो दोनों टीकों की डोज और उसके बाद का 2 हफ्ते जो कि इम्यूनिटी आने के लिए होते हैं वो पूरा ही नहीं हुआ था। और रादर जो सबसे बड़ी बात थी वो यह थी कि तकरीबन 60% लोग जो कि डॉक्टर जो हमारे भाई बहन जो इस धरती को छोड़ के गए उनने टीका ही नहीं लिया था कई कारणों से। वो कारण क्या है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर अपन सच्चाई देखें तो ये वक्तव्य पूर्णतया झूठ था कि 1000 डॉक्टर दोनों वैक्सीन की डोज लेके मरे। बिल्कुल बिल्कुल गलत। हम साइंटिफिकली और एविडेंस बेस्ड बात कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर तरुण, ये बहुत ही गलत बात फैलाई गई है और जिस तरह से ये कहा गया था ये वाकया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही क्रूर है जिस तरह से इस चीज़ को कहा गया था कि जो खुद का इलाज नहीं कर सके खुद वो दूसरों का क्या करेंगे। पर एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, हमने वीडियोस में देखा कि बाबा ने सार्वजनिक मंचों पे तो वैक्सीन का मजाक उड़ाया और एक दूसरे वीडियो में वो अपने जो उनका योग ग्राम है उसको प्रमोट करते हुए कहते दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ का सारा स्टाफ वैक्सीनेटेड है, सबकी RT-PCR जांच हो रही है। तो ये इस तरह की हिपोक्रेसी है, ये पूरी दुनिया देख रही है। ये चीज़ें ज़्यादा दिनों तक चलती नहीं है। आप इस तरह से दोनों साइड में खड़े नहीं रह सकते, आपको एक पक्ष लेना पड़ेगा। अजय। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर राजशेखर, वैक्सीनेशन ही जैसे डॉक्टर तरुण ने बताया, बिल्कुल वैक्सीनेशन इस बीमारी कोविड का रामबाण है तरीका इसको ख़त्म करने का। और हम सभी मॉडर्न मेडिकल साइंस के चिकित्सक स्ट्रांगली बिलीव करते हैं इस बारे में और इसको एंडोर्स करते हैं कि हर आदमी को वैक्सीन लगानी है हर हाल में। मैं टीकाकरण में कुछ ऐड करना चाहूँगा। डॉक्टर तरुण पातनी ने एक्सीलेंटली हमें बता दिया है। इसमें एक चीज़ और है कि हर टीके की एफिकेसी हर शरीर के हिसाब से अनुरूप होती है और अलग अलग होती है, ये हम सब जानते हैं। अब उसको किस फेज में बॉडी ने टेकअप किया है और अपना इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया है उसको लोग नहीं समझ पाते हैं और लोग उसको वैक्सीन फेलियर कह देते हैं। हम जानते हैं अच्छे से अच्छे टीके की एफिकेसी 65 से 95% तक होती है। उसके पीछे कई मैकेनिज्म ऑपरेट होते हैं और अगर बॉडी उसको टेकअप नहीं कर रही तो उसमें व्यक्ति की स्वयं की भी उसमें दोष है कि उसका जो इम्यून रिस्पॉन्स उस टीके को जितना मिलना चाहिए और इम्यूनिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। ये हमने सभी टीकों में देखा है। तो यही बारे में। और दूसरा कारण इसमें क्या रहा है टीके के बारे में जो दुष्प्रचार का, वो राजनीतिक मंच बन गया
किसी ने उसको किसी पार्टी का टीका बता दिया, किसी ने किसी व्यक्ति का टीका बता दिया, किसी ने उसको बता दिया कि इससे इनफर्टिलिटी हो रही है, आबादी कम करने के लिए टीका लगाया जा रहा है। इस तरह से मूर्खतापूर्ण बातें इस देश की जनता के लिए अत्याचार से कम नहीं है, और इस तरह का झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना देश की जनता के साथ अन्याय है, और हम इसको कतई सहन नहीं करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर अशोक। अगला सवाल एक और बड़ी भ्रांति जो है एलोपैथिक मॉडर्न साइंस के बारे में, कि जो मॉडर्न साइंस की दवाएं हैं वो अनसेफ है एंड दे हैव प्लेंटी ऑफ डेडली साइड इफ़ेक्ट्स। बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है इसका, लगातार और बार बार जिक्र किया जाता है कि एलोपैथिक दवाइयों के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है, और इनफैक्ट यहाँ तक भी ये बयान दिया गया था कि लाखों लोग अभी कोविड में दवाइयों की वजह से ख़त्म हो गए। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इसके बारे में डॉक्टर अशोक, मैं आपकी जवाब जानना चाहूँगा। ये जो इस प्रकार की जो अफवाहें फैलती हैं, ये हमारी अज्ञानता को दर्शाता है कि हम कितना इस बारे में समझ रहे हैं, और कितना हम पढ़े हैं, और कितना हम दुष्प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो समाज में सुनने को आती है, बीइंग ए डॉक्टर, हम कहीं भी सफ़र करते हैं, ट्रेन में, बस में, कहीं भी बैठेंगे तो को पैसेंजर हमसे सबसे पहले यही बोलता है कि डॉक्टर साहब आपकी दवाइयाँ हेवी बहुत होती है, बहुत भारी दवाइयाँ होती हैं। मैं उनको एक ही प्रश्न कहता हूँ कि आप दवा की शीशी उठाकर देख लीजिए, आपसे उठ रही है क्या? शीशी आपसे उठ जा रही तो कहाँ भारी है भाई? दूसरा प्रश्न वो कहते हैं कि साहब ये बहुत गर्म दवाई है। मैं कहता हूँ दवाई को छू कर देख ले भाई, कहाँ गर्मी है? जिसमें बाहर गर्मी नहीं है वो अंदर गर्मी कहाँ से तेरे पैदा कर देगी? तीसरा प्रश्न वो बोलते हैं कि साहब ये सब दवाइयाँ साइड इफेक्ट से भरी हैं। ये बहुत अच्छा विषय आपने लिया है डॉक्टर अजय, डॉक्टर राजशेखर आज। मैं कहता हूँ जब नाम दवा का आ गया तो कोई भी दवा साइड इफेक्ट से मुक्त नहीं है, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे झाड़ फूक हो, चाहे जादू मंत्र हो, चाहे टोना हो, चाहे ताबीज गंडा हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि साइड इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट हर दवा के साथ होते हैं, और व्यक्ति को सीधा सीधा समझना चाहिए कि हम यदि जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उस ऑक्सीजन की भी टॉक्सिसिटी है, और हम जीवन चलाने के लिए पानी पी रहे हैं तो पानी अधिक पिएंगे तो उसकी भी टॉक्सिसिटी है। हम रोटी ज़्यादा खाएंगे, गुलाब जामुन ज़्यादा खाएंगे, सब चीज़ की टॉक्सिसिटी है। कहाँ आप टॉक्सिसिटी से और साइड इफेक्ट से बच सकते हैं, ज़रा मुझे बताइए। अब जहाँ दवाई की बात आती है वो बदनाम ज़्यादा है, हमें आराम भी चाहिए और हम साइड इफेक्ट से भी डरते हैं। तो हम एलोपैथी में, मॉडर्न मेडिसिन में सिस्टम क्या रहता है कि हम वे करते हैं कि हमारा फायदा कितना है और हमारा नुकसान कितना है, उसी हिसाब से हम हमेशा दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, वे द बेनिफिट एंड द रिस्क, तो उसके बाद ही दवाई दी जाती है। मैं ये निश्चित कहूँगा कि ये बिल्कुल बड़ी भ्रांति है कि एलोपैथी के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स प्रोपोर्शनल है कि जब वो एलोपैथी की दवाइयाँ यूज होती है अनक्वालिफाइड लोगों के द्वारा। अगर प्रॉपरली क्वालिफाइड डॉक्टर्स एलोपैथी की दवाइयाँ यूज करते हैं तो उनको इंडिकेशंस पता होते हैं, उनको कब दवा को विड्रॉ करना है वो पता होता है, और वो प्रॉपर वे में यूज करते हैं। इंडिया में जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि एलोपैथी की दवाइयाँ आरएमपी, क्वैक, अदर पैथीज वाले मन मर्जी से बिना नाम के पता किए दवाई दिए जाते हैं। अब दूसरा उदाहरण और आपको दूंगा, सेल्फ मेडिकेशन, तो ये रोकना पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक दवाई आई कोरोनिल, उसने अगर म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि जो काली फफूंद है उसके अंदर सब लोगों ने अगर कोई एक दवा कॉमन यूज की है तो वो है कोरोनिल। 6 से 8 महीने से जयपुर में जो कई अस्पताल जो डील कर रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस को, उसमें एक कॉमन फैक्टर आया है ज़्यादातर करीब 95% मरीजों में कि उनने कोरोनिल ली, पहला, सेकंड सेल्फ मेडिकेशन किया, 2, और तीसरा उनने कभी भी जो डॉक्टर द्वारा प्रमाणित दवाइयाँ थी और कितने दिन तक लेनी थी उनको यूज में नहीं लिया। तो यह कहना कि दवाइयाँ साइड इफेक्ट्स कर रही हैं ये बिल्कुल गलत है। दवाइयाँ जब ही साइड इफेक्ट करेगी जब सेल्फ मेडिकेशन हो और इम्प्रॉपर यूज हो, तो अपने को प्रमोट करना चाहिए कि प्रॉपर यूज आए।
बिल्कुल बिल्कुल। इस मॉडर्न मेडिसिन के जो रिस्क की जो बात करते हैं उनको मैं बहुत सरल भाषा में ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि मॉडर्न मेडिसिन है वो बिल्कुल उस तरह से जैसे आप पहले बैलगाड़ी से चलते थे तो बैलगाड़ी में कोई एक्सीडेंट नहीं होता था, सब सुरक्षित रहते थे। आज कार यूज़ करते हो आप, मॉडर्न जो ट्रैफिक के साधन है उनको यूज़ करते हो तो डेफिनेटली उसमें एक्सीडेंट्स भी होते हैं, लेकिन हम केवल एक्सीडेंट के डर से जो मॉडर्न संसाधन है उनको यूज़ करना तो हमने बंद नहीं कर दिया। हर साल हम नई कारें लेते हैं, नई बेहतर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, अच्छी जो सुरक्षित कारें यूज़ करते हैं, सड़कों की कंडीशन ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम वापस बैलगाड़ी वाली स्टेट में तो नहीं चले गए ना। तो इस तरह से भी इस चीज़ को समझना चाहिए। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ साइड इफ़ेक्ट्स की बात आती है ये हम कैटेगराइज कर सकते हैं, और अधिकांश साइड इफ़ेक्ट इतने मिनिमल हैं जो अफोर्डेबल हैं और आदमी सहन कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, वो ज़्यादा कहीं डेंजरस नहीं होते हैं। कोई मामूली नोशिया है, जीआई डिस्टर्बेंसेज हैं, कभी कभार स्किन पे दाने निकलना है, ऐसे छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जिनमें सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उनसे हमारे जीवन को खतरा होता है, जैसे एनाफाइलेक्सिस है या कोई इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट है, तो उनके लिए भी ट्रीटमेंट मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भस्मी खा ली और उसके कोई साइड इफेक्ट हो गए और उसका कोई इलाज ही हमारे पास नहीं है, सीधा उसका गुर्दा फेल हो जाएगा या लीवर फेल हो जाएगा। मैं एक नेपाल की स्टडी आपके सामने कोट करता हूँ, किसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ने वो स्टडी की है और उसमें बताया गया है कि वो पुड़िया खा रहा था 7 दिन से, जॉन्डिस का पेशेंट, उसका बिलिरुबिन 18 से चालू हुआ और 63 तक पहुंच गया। मैंने भी आज तक इतना हाई बिलिरुबिन नहीं सुना, और पुड़िया बंद करने के 7 दिन के अंदर अंदर बिलिरुबिन वापस 16 आ गया। तो ये आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ने स्टडी प्रोड्यूस की है और ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। इस तरह की एक ही नहीं, उन्होंने केस स्टडी दी है 8-10 पेशेंट्स की। तो ये अनावश्यक जिसकी नेचर हमको पता नहीं है वो हम खा लेते हैं, और हम केवल इस डर से सेफ दवाई को ना खाएं, और दवाई को सुरक्षित बनाने में खर्चा होता है, उसकी प्रोसेसिंग में खर्चा होता है, ताकि साइड इफेक्ट उसके मिनिमाइज हो और सेफ्टी प्रोफाइल सबके लिए आ जाए। और फिर भी एक इंडिकेशन जरूर लिखा रहता है कि बुजुर्ग में देना है नहीं देना है, प्रेगनेंसी में देना है नहीं देना है, लैक्टेशन में देना है नहीं देना है, बच्चों को देना नहीं देना है। इतना क्लासिफाइड सिस्टम कहीं भी किसी भी पैथी में नहीं है। डॉक्टर अजय सर, हर दवाई के पैकेट पे, हर दवाई के रैपर के ऊपर हमारे साइड इफेक्ट्स पहले से लिखे हुए होते हैं। अगर किसी दवा को लीवर के पेशेंट को नहीं देना है तो लिखा हुआ होता है, किडनी डिजीज में नहीं देना है तो लिखा हुआ होता है। इसीलिए जैसे तरुण पाटकर सर ने कहा, हमारी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, रिसर्च बेस्ड मेडिसिन है, सारी चीजें जो पहले से तय करी गई है वो आपको सबके हाथों में है, किसी भी चीज से कोई छुपाया नहीं जा रहा। हर दवा के ऊपर उसका साइड इफेक्ट लिखा हुआ है। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से कैसे मॉडर्न मेडिसिन काम कर सकती है, बताओ। और फिर मॉडर्न मेडिसिन इवॉल्विंग ब्रांच है, हर समय इसमें हर क्षण रिसर्च होती रहती है। जो भी मेडिसिन अनसेफ पाई जाती है हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, नेक्स्ट जनरेशन मेडिसिन और ज़्यादा सेफ होती है, हम उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ये इसकी सबसे खूबसूरत बात है मॉडर्न मेडिसिन की कि इसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ओपन है, ऑनगोइंग रिसर्च है, एविडेंस बेस्ड है। हर दवा के साइड इफेक्ट कितनी, किस डोज पे क्या साइड इफेक्ट होंगे ये तक हमें पता है। बहुत सी पैथीज में इनफैक्ट सैकड़ों अनुसंधान होते हैं, मुझे लगता है सैकड़ों अनुसंधान होते हैं हर दवाई पे, हर प्रक्रिया पे, प्रोसीजर पे मॉडर्न मेडिकल साइंस की, तब जाके वो अप्रूव की जाती है और प्रैक्टिस में ली जाती है। अगला सवाल मैं डॉक्टर लोकेश जिंदल से पूछना चाहूँगा, और वो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि पब्लिक उसको बहुत ही ध्यान देकर सुनती है और वो मान लेती है कि ये बिल्कुल सच है। पिछले दिनों हमने कुछ वीडियोस भी देखे, और बाबा रामदेव ने खुद अपने एक वीडियो में कहा कि कोरोना में मरीज को पैक करके दे देते हैं, उसका लिवर निकाल लिया, उसका किडनी निकाल ली, उसकी आंखें निकाल ली, और डर के मारे आप उसको खोलते नहीं हैं अटेंडेंट्स और उसको जला देते हैं। तो क्या ये संभव है? ऐसी जो कैंपेन से मॉडर्न मेडिसिन का और मरीजों का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं ये मैं डॉक्टर जिंदल, आप यूरोलॉजिस्ट हैं, आपने किडनी ट्रांसप्लांट बहुत किए होंगे, देखे होंगे, आप करते रहते हैं, तो आप बताइए कि किडनी ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ क्या इस तरह से संभव है? बिल्कुल, ये बहुत अजीब भ्रांति है, और ये भ्रांति दूर करना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये बातें वही कर सकता है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ समझता ही नहीं है। इसमें 3-4 पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ऑर्गन रिट्रीवल,
जो ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन निकालने का काम है, वही अपने आप में इतना एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड काम है जो पूरे देश में गिनती के हॉस्पिटल्स और स्पेशलिस्ट के द्वारा ही किया जा सकता है। अपने पूरे कंट्री में जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे उनमें 99.5% से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में ऑर्गन रिट्रीवल ही पॉसिबल नहीं है। ट्रांसप्लांट के लिए जो ऑर्गन निकाला जा पाना, उसकी एक्सपर्टीज़ और उसकी एक्सपीरियंस नहीं अवेलेबल है। ये केवल बड़े सेंटर्स जहाँ पे ऑर्गन डॉक्टर ट्रांसप्लांट लोकेश, होते इसमें हैं। बताइए किस तरह का एक्सपर्टीज चाहिए होता है, मतलब इस तरह के प्रोसीजर के अंदर कितने किसी लोगों की भी टीम चाहिए organ- होती है? बिल्कुल, किसी भी ऑर्गन के ट्रांसप्लांट के लिए जो सर्जन्स क्वालिफाइड होते हैं वही ऑर्गन रिट्रीवल कर सकते हैं। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोई हंसी मजाक तो है नहीं, चाहे वो जो कॉमन ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, सबसे कॉमन तो किडनी है, लिवर है, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन्स भी थोड़े थोड़े होने लगे हैं, और हार्ट, लंग है, और सबसे कॉमन तो आई ट्रांसप्लांट है। आई के लिए केवल एक मैं जो बातें बता रहा हूँ वो आई पे लागू नहीं होती है, क्योंकि उसको हम डेड पेशेंट में भी निकाल सकते हैं, पर बाकी सभी ऑर्गन रिट्रीवल अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पहली बात। दूसरी बात, ऑर्गन रिट्रीवल कभी भी डेड व्यक्ति का नहीं किया जाता। ये जो कहते हैं कि मरे हुए आदमी के ऑर्गन निकाल लेते हैं, हार्ट स्टॉप होने के बाद व्यक्ति के ऑर्गन यूजलेस हो जाते हैं। अगेन, आइज के अलावा, आइज केवल एक ऐसी चीज़ है जो मरने के 2 घंटे बाद तक भी निकाला जा सकता है, लेकिन बाकी कोई भी ऑर्गन मरने के तुरंत बाद भी नहीं निकाला जा सकता। ये जो कैडेवर ऑर्गन्स होते हैं, दोज आर ऑन बीटिंग हार्ट। तो डोनर जो है वो टेक्निकली ब्रेन डेड होता है, लेकिन उसका हार्ट चालू होता है और उसकी तभी से प्लानिंग शुरू हो जाती है, उसके कंसेंट वगैरह प्रोसीजर हो जाते हैं, उसका ऑर्गन का मैचिंग होता है रेसिपिएंट के साथ, तभी वो उसको ऑर्गन को निकाला जाता है जब उसके लिए रेसिपिएंट तैयार हो। तो एक तो ये कि हम उसके मरने के बाद निकाल ही नहीं सकते। दूसरी बात, निकालने के तुरंत बाद उसका लगाना ज़रूरी है। आँख के अलावा बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं, किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स और पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन्स एक्सेट्रा, उन सभी को कुछ ही घंटों में ऑलमोस्ट इमीडिएटली लगाना ज़रूरी है। उससे पहले, लगाने से पहले, निकालने से पहले पूरी क्रॉस मैचिंग होना ज़रूरी है डोनर के साथ। मतलब हर किसी को और नहीं recipient लगाया के जा साथ- सकता वो ऑर्गन, हर किसी को नहीं लगाया जा सकता। हाँ, हर किसी को लगाया नहीं जा सकता, और उसको निकाल कर उसको फ्रिज में नहीं रखा जा सकता कि अब जब मार्केट में लगाने वाला मिलेगा तब उसको बेच देंगे, ये संभव नहीं है। उसके हाथ पहले से ही उसके लिए लेने वाला तैयार होना चाहिए, उससे क्रॉस मैचिंग रेडी होनी चाहिए। और यहाँ तक है कि रेसिपिएंट का भी ऑपरेशन चालू कर दिया जाता है जब ऑर्गन निकाला जा रहा होता है, तो उसी समय रेसिपिएंट लेने वाले का भी ऑपरेशन चालू हो चुका होता है। तो मतलब बहुत ये है अहम कि बात कम से कम 15 से 20 लोगों की टीम, और वो भी एक्सपर्ट्स हो, तब बहुत ये हाई क्वालिटी एक्सपर्ट्स। बहुत एक्सपर्ट। पूरी टीम चाहिए, दोनों तरफ से टीम चाहिए, तब जाके ये हो सकता है। तो कोई ऐसा नहीं कि हर कोई पैरा गैरा उठाई गिरा ऑर्गन निकाल ले और ऑर्गन को बेच दे और ऑर्गन को काम में ले ले, ये संभव नहीं है। तो ये वेरी ट्रू। बिल्कुल जहालत वाली बातें हैं। एक और मतलब चीज़ ये है जो बातचीत तो ऐसी खासतौर की से जाती कोरोना है के कि संदर्भ जैसे में बात कि आती है। किडनी निकाली, जेब में डाल के ले गया कोई और किसी को लगा दी, इस तरह की बात उसको है। बेच दी, बाद में बेच मैं देंगे। अजय आप राज, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस चीज को आपके माध्यम से यही समझाना चाहूंगा कि जब भी ये दिक्कत आती है, हम कॉमन आदमी को यही पूछते हैं कि भैया तेरा शरीर है या सब्जी का थैला है? तो तेने मेरे पास थैला जमा किया तो मैंने 2 प्याज निकाल ली, 1 गोभी निकाल ली। ऐसा संभव है क्या? इस देश में प्रसिद्ध होने के लिए अनपढ़ होना जरूरी है और अज्ञानी होना और बड़ी क्वालिफिकेशन है। लोगों को इस तरह एक की और बातें चीज़ ध्यान पसंद भी रखने की है कि ऑर्गन्स के लिए अगर मरने वाले को कोई बीमारी है, जैसे कैंसर है या कोई HIV, एड्स है, हेपेटाइटिस है, और खासतौर से कोरोना है, कोई भी संक्रामक बीमारी या कैंसर है, तो उसका ऑर्गन लिया नहीं जा सकता। बाबा जी कह रहे हैं कि कोरोना से मरने वालों का ऑर्गन ले लिया तो वो तो कोई किसी के काम का ही नहीं है। सर मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा, उदयपुर में या, अभी डॉक्टर 10 दिन नानक, पहले एक यहाँ पर एक निजी मेडिकल कॉलेज के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि मृत्यु के बाद में कोरोना के पेशेंट का वो आइज निकाल ली गई और किडनी निकाल ली गई। हमने सारे रिलेटिव्स ने बड़ा हंगामा करा, बड़ा जोरदार वाला मतलब यहाँ पे बलवा किया। उस पेशेंट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर हमने पोस्टमार्टम करवाया, सारे ही अंग बिल्कुल सुरक्षित पाए गए, वहां पर जाके पाए गए। और अल्टीमेटली हमारे को उसके ऊपर, जो परिवार के ऊपर है, 5 करोड़ का हमने मानहानि का दावा उसके ऊपर करा है, क्योंकि वो पूरी मेडिकल कॉलेज की जो प्रतिष्ठा है, जो वो 6 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है, उनकी इतनी अच्छी रेपुटेशन को खराब करने का जो प्रयास किया गया, उसके लिए अब ये लिटिगेशन के मामले जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। कभी डॉक्टर जो है वो उनके ऊपर लगाएगा मरीजों के ऊपर, और मरीज जो है डॉक्टर के ऊपर लगाएंगे, और ये अविश्वास बढ़ता जाएगा।
अगर मीडिया रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम नहीं करेगा और लोग रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम नहीं करेंगे तो ये जो खाई जो बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी। जिस तरह से अगर ये बाबा लोग अगर ये इन चीज़ों को और बढ़ा देंगे इस चीज़ों को तो और ज़्यादा तकलीफ बढ़ने वाली है कॉमन मैन के लिए। ये डॉक्टर तो अपना काम करेंगे ही, उनके लिए तो तकलीफ बढ़ेगी, कॉमन मैन के लिए ज़्यादा तकलीफ बढ़ेगी। बिल्कुल, ये सब कुछ सोशल मीडिया की साइड इफ़ेक्ट्स है जो इस तरह की वाहियात बातें भी लोग बाग मान लेते हैं, दुर्भाग्य है। अगला सवाल मैं डॉक्टर आनंद से पूछना चाहूँगा। एक भ्रांति है कि एलोपैथी इज़ नॉट गुड व्हेन इट कम्स टू क्रॉनिक डिजीजेस, यानी कि एलोपैथी केवल जैसे कि बार बार ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है उसी में काम करती है, बाकी और कोई बीमारियों के लिए कोई मतलब नहीं है एलोपैथी का, उसके लिए मत जाओ आप, दूसरे पैथी का इलाज लो। तो इसके बारे में डॉक्टर आनंद बताएं। बड़ी देर से मतलब कई अखबारों में और ये चर्चाएं आ रही हैं कि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो इफेक्टिव सिर्फ जो सर्जिकल स्किल्स है उसके अंदर से, तो खैर उसका तो अंदर हमारा कोई सानी ही नहीं है कि जहाँ भी सर्जरी की बात आती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात आती है, यूरोलॉजी की बात आएगी, ENT सर्जरी की, आई सर्जरी की, हमारे अगर 28-29 डिसिप्लिन है तो उसमें से 28 डिसिप्लिन तो हमारे जो 90% से ज़्यादा तो सर्जिकल स्किल्स है। और जो क्रॉनिक बीमारी की बात है, जो लंबे समय तक चलने वाली बातें हैं, जो हम जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है या हाइपरटेंशन है या स्ट्रोक है, किसी भी तरह का आर्थराइटिस है, कोलाइटिस है, जो एक से दूसरे को फैल नहीं सकती। और इन क्रॉनिक बीमारियों के अंदर जिस तरह से एलोपैथ का रोल है, अगर हम स्टेज 1 के अंदर ही अपना डायग्नोसिस करके और उनको अगर सारी प्रिवेंटिव मेडिसिन अगर दे दी जाती है तो हम काफ़ी हद तक उनका कंट्रोल से ज़्यादा तक क्योर तक भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर जिस तरह से आप देखें कि अगर किसी भी रूप में, मैं एग्जांपल दूं, जैसे पाइल्स का पेशेंट है, अगर पाइल्स के पेशेंट को अगर आपने चाहे किसी भी पद्धति से ट्रीट किया है, आयुर्वेद से किया है या एलोपैथ से किया है, अगर उसका पॉजिटिव मैकेनिज्म जो है, अगर कॉन्स्टिपेशन कब्ज उसको रहेगी तो उसको वापस आकर रिकर करेगा ही करेगा। तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्रॉनिक डिजीज के साथ में, मेडिकेशन के साथ में बहुत ज़रूरी है और इनका समावेश करके हम काफ़ी हद तक इनके ऊपर कंट्रोल पा जाते हैं। डायबिटीज़ कैपिटल इंडिया बन चुका है, यहाँ पे हाइपरटेंशन हर चौथे 5वें मरीज को मिल जाता है। इस तरह से अगर हम मॉडर्न मेडिसिन का साथ नहीं लेंगे तो ये तो एक दूसरा एपिडेमिक बन के सामने आ जाएगा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन क्रॉनिक डिजीजेज का एक मेन बर्डन है, वो इन पेशेंट्स का है। बाकी हार्ट डिजीजेज हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज हैं, आर्थराइटिस हैं, कितनी ऐसी बीमारियां हैं जिनका मॉडर्न मेडिसिन में बहुत सक्सेसफुल इलाज संभव है। ज़रूरत है केवल परसिस्टेंस की, लगातार अपने चिकित्सक में विश्वास। डॉक्टर राजशेखर, आप सीनियर फिजिशियन हैं डेफिनेटली। मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, इनफैक्ट कहना चाहूँगा कि ये बल्कि बहुत विरोधाभास मिथ्या है, क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस की वजह से जो एवरेज लाइफ स्पान है ह्यूमन बींग्स का, वो बढ़ा है पिछले कई सालों में। और वो तभी बढ़ा है जब ये इस तरह की जो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं इनको हम अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाए हैं, उसको ट्रीट कर पाए हैं अच्छी तरीके से, ब्लड प्रेशर टाइप की, हाइपरटेंशन या कार्डिक डिजीज़ेज़। तो इनफैक्ट तो क्रॉनिक डिजीज़ में तो हम लोगों की मास्टरी है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। 1947 में हमारी जो जन्म के समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 32 वर्ष थी, आज वो बढ़कर 69-70 साल हो गई है। तो ये मॉडर्न मेडिसिन का ही कमाल है कि हमने बहुत सारी बीमारियों से जो होने वाली मृत्यु थी, असामयिक मृत्यु थी, उसको हमने टाला है। हाइपरटेंशन का मरीज़ यदि नियमित इलाज नहीं लेता है तो उसका एवरेज लाइफ है वो 20 वर्ष कम हो जाता है। यदि हाइपरटेंशन उसको 30 वर्ष की उम्र में डायग्नोज हुई है और उसने यदि नियमित रूप से उसको कंट्रोल नहीं किया अपनी दवाओं से, तो उसकी औसत आयु 20 वर्ष कम हो जाएगी। आप सोचिए, हाइपरटेंशन की दवाएं इतनी सस्ती होती हैं, 2-3 रुपए का आपका रोज़ का ट्रीटमेंट होता है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमल होते हैं, और उससे यदि आपकी आयु 20 वर्ष बढ़ रही है तो ये तो एक वरदान है, वरदान से कम नहीं है मैं समझता हूँ। तो ऐसी जो भ्रम है वो बहुत गलत बात है। डॉक्टर पाटनी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप बिल्कुल डॉक्टर राजशेखर जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और डॉक्टर अजय, और एक सबसे बड़ी बात जो ये सब लोग भूल रहे हैं, सबसे कॉमन जो क्रॉनिक बीमारियां थी जिसको कि
मॉडर्न एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ने जड़ से खत्म किया है वो है हेपेटाइटिस बी, जिसके कारण पूरी येलो रेस येलो कहलाती थी। यानी कि चाइना, जापान पीला इसलिए कहलाता था क्योंकि उनके अंदर 30% लोग हेपेटाइटिस बी के मरीज थे। एक टीके ने उसको खत्म कर दिया। सेकंड, जो क्रॉनिक बीमारियां खत्म करी है वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग ने। आप सब लोग जान के लोग आश्चर्यचकित होगी आम जनता कि हाइपोथायराइडिज्म अगर बच्चे में पैदा होते ही पता पड़ गया तो जिंदगी भर उसका असर ही नहीं आता, यानी कि एक बड़ी क्रॉनिक बीमारी ही खत्म कर दी। बिल्कुल, जड़ से ही खत्म हो गई। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात बताई। टीकाकरण ने इतनी क्रॉनिक बीमारियां खत्म कर दी, मतलब पैदा ही नहीं होने दी क्रॉनिक बीमारी। हाँ, अर्ली डायग्नोसिस, हियरिंग का डिटेक्ट करने के कारण मेंटल रिटार्डेशन खत्म कर दिया। और यहाँ रोल आता है डायग्नोस्टिक्स का, अपने यहाँ पे जो कहा जाता है नेसेसरी किया जाता है, और क्रॉनिक बीमारियां खत्म होने का। और जो सबसे बड़े जो 2 बड़े टीके आने वाले हैं, एक तो है एंटी कैंसर का टीका जो कैंसर को 90% कंट्रोल कर देगा, और एक जो बहुत बड़ा टीका आने वाला है वो है एंटी कैरीज। अगर कैरीज का टीका आ गया तो डेंटिस्ट्री ही खत्म हो जाएगी। मतलब मॉडर्न मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो अपने आप को खत्म करने के लिए लगी हुई है टीकों के द्वारा। बिल्कुल, अगर हम तो एक प्रैक्टिशनर का सबसे बड़ा दुश्मन है। मतलब हम लोग ये सब कर रहे हैं और उसके बाद भी टीके के बुराइयां सुन रहे हैं। मैं तो एक बार बोला कि ऐसा है, 1 साल के लिए हिंदुस्तान से लाला रामदेव के कहे द्वारा टीके हटा दो, फिर मेरे को इस टाइप का इंटरव्यू देने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी बच्चों का डॉक्टर और कोई भी बड़ों का डॉक्टर फ्री ही नहीं होगा। 1 साल के टीके लिए बंद कर दो लाला रामदेव, हम आपकी पूजा करेंगे, ये करो अब आप। बिल्कुल डॉक्टर पाटनी, आपने वैक्सीन के बारे में बिल्कुल सही कहा है। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एंशिएंट प्रैक्टिसेस, बिलीव्स, इनको हमारे देश में बहुत अधिक तवज्जो दी जाती है। एंशिएंट मेडिसिन हर सिविलाइजेशन में रही है। इजिप्शियन पेपरी में इसका वर्णन है, रोमन जो टेक्स्ट हैं उनमें वर्णन है, ग्रीक का जो सिविलाइजेशन था उसमें भी थी। हमारे भारत की जो आयुर्वेदा है उसको भी 5000 वर्ष पुरानी पद्धति कहा जाता है। तो आज भी एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो मॉडर्न मेडिसिन की बनिस्बत अपने जो बिलीव्स हैं और जो एंशिएंट प्रैक्टिसेस हैं उनको ज़्यादा तवज्जो देता है। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए डॉक्टर राजशेखर, आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। पहली बात तो जनता को इस चीज़ से बिल्कुल बाहर होना पड़ेगा कि मॉडर्न मेडिसिन हिंदुस्तान की नहीं है। ये सरासर गलत है। जिस समय इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो पहली चीज जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने करी वो ये था कि जिससे कि इंडिया की मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन इंडिया की पूरी हो जाए, तो पहली चीज जो भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश काउंसिल को लिखी वो यह लिखी कि आपने भारत के अंदर आपकी डिग्री उतनी वैलिड नहीं रखेंगे क्योंकि आपने हमारी वैलिड नहीं बनाई है, और उस कारण से भारत की मेडिकल साइंस डेवलप होगी और भारतीय लोग हमारी खुद की मॉडर्न मेडिसिन और एलोपैथी यूज करेंगे और एडवांसमेंट होंगे जो सस्ते होंगे और आम जनता को मृत्यु से बचाएंगे और एडवांसमेंट हमारे होंगे। और उसी को बढ़ावा देने के लिए इस एंशिएंट जो बात आपकी, इस बारे में मैं दोबारा जाऊंगा कि इसीलिए इंडिया जहां पैदा हुआ, साथ ही साथ बड़े इंस्टीट्यूट्स मॉडर्न मेडिसिन के पैदा हुए, जिसने कि मॉडर्न मेडिसिन को भारतीय बनाया। और उसका बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल इस कोरोना के टाइम है, जिसके अंदर की भारत की कंपनियां दुनिया भर को वैक्सीन दे रही हैं। मुझे तो आज तक ये भ्रमित करने का विचार ही समझ में नहीं आया कि लोग बाग इस मॉडर्न एविडेंस बेस्ड साइंस को भारतीय क्यों नहीं मानते। पहली चीज, क्योंकि ये तो भारतीय है ही, अपन सब भारतीय हैं, अपन सब यहाँ इंडिया में ही पढ़े हैं, यहाँ की डिग्री है, यहीं से एडवांसमेंट हुए हैं और भारतीय लोगों के लिए काम में ले रहे हैं, तो ये भारतीय है पूर्णतया, पहली चीज। सेकंड, आयुर्वेद भारतीय है, पर ये सबको मालूम होना चाहिए कि
उसका एडवांसमेंट के लिए भी उसको एलोपैथी के साथ आके एडवांसमेंट होना चाहिए। और जैसे ही एडवांसमेंट होगा, अपने आप अपनी जो ओरिजिनल मेडिसिन हैं वे भी वहाँ जहाँ जहाँ काम में आए वहाँ लेंगे। कहाँ गलत है? मतलब ओवरऑल बेनिफिट के लिए जो काम में लिया जाए, पर बेनिफिट में जब ही काम आएगी जब उसमें एडवांसमेंट हो, और उसमें बिल्कुल, सबसे आगे मॉडर्न मेडिसिन गई है। तो आयुर्वेदा के बारे में मैं कहना चाह रहा था कि आयुर्वेद में रिसर्च को कभी भी तवज्जो नहीं दी गई है। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि जो गौमूत्र है, जिसके बारे में पूरा विश्व पूछता है कि आपके पास कोई एविडेंस है, गूगल पे मुझे कोई ऐसी प्रमाणिक रिसर्च मिली नहीं कि जिसके बेसिस पे कहा जा सके। तो आयुर्वेद के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी पद्धति में रिसर्च को इंट्रोड्यूस करें और रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड बनाने की कोशिश करें, तभी आयुर्वेद तरक्की कर पाएगा। डॉक्टर अजय। थैंक यू डॉक्टर राजशेखर, एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑल पैनलिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आज की इस चर्चा से ज़रूर कुछ परिवर्तन आया होगा आम लोगों की धारणाओं में, मिसकंसेप्शंस में जो भी मॉडर्न साइंस के प्रति है। और अगर कुछ थोड़ा बहुत भी चेंज आता है तो हम समझेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है वो सफल हुआ। अगर आपको मॉडर्न साइंस के बारे में कुछ भी और मिथ्स है, कुछ गलत धारणाएं हैं जो आप क्लियर करना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम निश्चित रूप से उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और इस तरह के वीडियो हम आगे भी जारी रखेंगे, ताकि बिल्कुल ये जो मिसकंसेप्शंस और ये जो सच का भ्रम फैलाया जा रहा है, इसको कुछ हद तक दूर कर सके और मरीज और डॉक्टर के बीच, चिकित्सक के बीच जो अविश्वास पैदा हो गया पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से, वो कुछ हद तक दूर हो सके, उनके बीच में फिर से मधुर रिश्ता कायम हो सके। इसी उम्मीद के साथ स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। थैंक यू। जय हिंद।